Hello children, how are you all? Today in this video, I will teach you chapter 4, the rat trap. In my previous video, I summarized and analyzed the chapter in detail. Today I will explain the chapter. The chapter is written by Salma Lagerlof. Who is the writer of the chapter? Salma Lagerlof. I taught you about Salma Lagerlof also that day. Now let's begin the explanation of the chapter. Better to open your book, because in this way you will understand in a better way. Once upon a time there was a man who used to sell rat traps. या फिर ये कह लो, once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of wire. यानी एक बार की बात है, एक आदमी जो है वायर की बनी हुई रेड ट्रैप्स बेचता था इधर उधर, ठीक है, चारों तरफ बेचता था. He made them himself at odd moments, यानी odd moments में बनाता था. From the material he got by begging in the stores or at the big farms, यानी the material for making his rat traps he got either from the farmhouse or from the store. ठीक है, या फिर फार्म हाउस से लाता था या फिर स्टोर से बैगिंग करके लाता था. बैगिंग का मतलब समझते ही होंगे, भीख मांग के या मांग के. बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट प्रॉफिटेबल, यानी फिर भी जो बिजनेस क्या नहीं था, प्रॉफिटेबल नहीं था. सो ही रिसॉर्ट टू टेक, इसीलिए उसको क्या करना पड़ता था. सो ही हैड टू रिसॉर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पैटी थीवरी, यानी इसीलिए उसको दोनों चीज़ों का सहारा लेना पड़ता था. किस किस चीज़ का सहारा लेना पड़ता था? एक तो रेड ट्रैप बनाना, ठीक है, एंड बैगिंग एंड पैटी थीवरी, यानी बैगिंग करना और पैटी थीवरी. पैटी थीवरी मीन्स होता है स्मॉल थीवरी, यानी छोटी मोटी चोरियां भी किया करता था. टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, यानी टू मेक हिज बोथ हैंड मीट्स ही हैड टू रिसॉर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पैटी थीवरी. इवन सो विच क्लोथ्स वर इन रैक्स, यानी इतना करने के बावजूद भी उसके कपड़े कैसे होते थे? फटे हुए से होते थे. कैसे होते थे? फटे हुए से होते थे. एंड हिज चीक्स वर संकन, चीक्स कैसे होते थे? धसे हुए होते थे. एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, और आंखों में क्या देखी जा सकती थी? हंगर देखी जा सकती थी. हंगर यानी समझते ही हम, भूख जो है उसकी आंखों में साफ साफ दिखती थी. बिकॉज द मैन डिड नॉट हैव एनी फैमिली, ठीक है, फैमिली नहीं थी. एंड बिजनेस वॉज नॉट प्रॉफिटेबल नहीं था. तो ऑब्वियसली हंगर कुड बी सीन इन हिज आईज एंड इट कुड ग्लीम इन हिज आईज. खैर देखिए, नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वेगाबॉन्ड. वेगाबॉन्ड इज अ पर्सन हु डज नॉट हैव एनी हाउस फैमिली, ठीक है, कोई हाउस नहीं होता है, कोई फैमिली नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? वेगाबॉन्ड कहते हैं. यानी ट्रैम्प भी कहते हैं इसको. क्या कहते हैं? ट्रैम्प. यानी अ पर्सन हु लिव्स हियर एंड देयर एंड हैज नो परमानेंट रेजिडेंस, यानी ऐसे व्यक्ति जिसका कोई परमानेंट रेजिडेंस नहीं होता, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं वेगाबॉन्ड. तो कोई भी व्यक्ति इमेजिन नहीं कर सकता कि एक वेगाबॉन्ड की जो लाइफ होती है वो कितनी और कितनी बोरिंग होती है, क्योंकि एंटरटेनमेंट करने के लिए उसके पास में कोई भी सोर्स नहीं होता. नेदर ही हैज एनी फैमिली नॉर ही हैज एनी होम, ठीक है, नॉर ही हैव एनी सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट. सो द लाइफ नो वन कैन इमेजिन, कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता कि कितनी बोरिंग हो सकती है, ठीक है. खैर
देखिए, हु प्लॉट्स अलॉन्ग द रोड, यानी वेगाबॉन्ड जो क्या कर रहा था, प्लॉट्स अलॉन्ग द रोड, रोड के सहारे सहारे चला जा रहा था, लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस एंड लेफ्ट टू हिज ओन थॉट्स, यानी अपने खुद के ही ख्यालों में खोया हुआ था। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, एक दिन क्या हुआ था कि इस आदमी के दिमाग में कुछ आइडियाज आए, ठीक है, which really seemed to him entertaining, जो उसे कैसे लगने लगे, एंटरटेनिंग लगने लगे। He had naturally been thinking of his rat traps, या नेचुरली किसके बारे में सोच रहा था, अपनी rat traps के बारे में ही सोच रहा था। कौन सोच रहा था rat traps के बारे में, that peddler, that vagabond, ठीक है। When suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, और तभी अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आया, द होल वर्ल्ड अबाउट हिम मीन्स अराउंड हिम, द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स, अपनी भूमि को मिला के, जमीन को मिला के, एंड सीज इट्स सिटीज एंड विलेजेस वाज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। मीन्स वन डे एन आइडिया स्टक इन द माइंड ऑफ द वेगाबॉन्ड एंड ही थॉट दैट द होल वर्ल्ड अराउंड हिम विद इट्स लैंड्स एंड सीज इट्स सिटीज एंड विलेजेस वॉज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप, यानी वो कुछ भी नहीं है सिवाय और सिवाय एक बड़ी चूहेदानी के। यानी उसने दुनिया को क्या बता डाला, चूहेदानी बता डाला। क्या बता डाला, चूहेदानी बता दिया, ठीक है। अब देखिए कंपैरिजन, देखिए कितना जबरदस्त कंपैरिजन किया है बंदे ने, यानी खास करके सैल्मा लेगरलॉफ की बात करूँ तो सैल्मा लेगरलॉफ ने कितना जबरदस्त कंपैरिजन किया है, ठीक है। तो वही कंपैरिजन हमें यहाँ पर देखना है कि वर्ल्ड में और रैट ट्रैप में क्या सिमिलरिटी है, वो चीज़ हमें यहाँ पर देखनी है। रैट ट्रैप ऑफर करती है चीज, पोर्क एंड पीसेस ऑफ ब्रेड, एंड व्हेन अ रैट कम्स टू गेट पीसेस ऑफ ब्रेड और चीज और स्वीट, द रैट गेट्स एंट्रैप्ड, क्या हो जाता है, इसमें फंस जाता है, एंड इट नेवर कम्स आउट ऑफ इट, कभी बाहर नहीं आ पाता। सेम थिंग हैपन्स विद द वर्ल्ड ऑल्सो व्हेन समवन डेवलप्स ग्रीड, यानी जब भी व्यक्ति में ग्रीड जानते हैं हम, लालच, जब भी किसी व्यक्ति में क्या डेवलप होता है, ग्रीड, लालच डेवलप होता है, तो वो संसार रूपी चूहेदानी में क्या हो जाता है, फंस जाता है, और वो उसमें से कभी भी नहीं निकल पाता, ठीक है। स्टोरी इज अ बिट ऑफ फिलोसॉफिकल, कैसी है, फिलोसॉफिकल है, तो आपको उस लेवल तक सोचना पड़ेगा। खैर, इट हैड नेवर एग्जिस्टेड, द वर्ल्ड हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल, यानी लोगों के लिए बेट सेट करने के अलावा ये दुनिया कभी भी, इस दुनिया का कभी भी कोई एग्जिस्टेंस रहा ही नहीं, सिवाय और सिवाय लोगों को लालच की चीजें दिखाने के, फॉर क्लोथिंग, ठीक है। इट ऑफर्ड रिचेस, जॉय, ये क्या क्या ऑफर करती है, अमीरी ऑफर करती है, जॉय ऑफर करती है, शेल्टर ऑफर करती है, फूड ऑफर करती है, हीट ऑफर करती है, सर्दी है तो, एंड क्लोथिंग, एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पोर्क, यानी बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से एक रैट ट्रैप क्या ऑफर करती है रैट के लिए, चीज और पोर्क ऑफर करती है, ऐसे ही ये चूहेदानी, जैसे एक चूहेदानी रैट के लिए पोर्क और चीज ऑफर करती है, ऐसे ही ये जो दुनिया है ना, ये दुनिया शेल्टर, मनी, जॉय, रिचेस, हीट एंड क्लोथिंग ऑफर करती है। And as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, और जैसे ही कोई भी व्यक्ति अपने आप को अलाउ करता है उस बेट को टच करने के लिए, हियर बेट मीन्स अलूरमेंट, क्या है, अलूरमेंट है, लालच की एक वस्तु है। ये सब लालच की वस्तुएं तो बताई, जैसे मनी, शेल्टर, रिच, हीट, क्लोथिंग, ये सब लालच की वस्तुएं हैं। जैसे कि चूहे के लिए चूहेदानी में चीज का टुकड़ा, ब्रेड का टुकड़ा या फिर स्वीट का टुकड़ा कुछ भी रखा हुआ, क्या है, लालच है उसके लिए, वो उसको लेने के लिए जाएगा और वो उसमें क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। इन द सेम वे व्हेन अ पर्सन सीज दीज थिंग्स इन द वर्ल्ड, द पर्सन गेट्स एंट्रैप्ड इन द ग्रीड, वो लालच में फंस जाता है। तो इसीलिए नरेटर इसे क्या कह रहा है, वो इसे क्या कह रहा है, वो इसे बिग रैट ट्रैप कह रहा है दुनिया को, ठीक है। और जब भी कोई व्यक्ति इस बेट के लिए, इस अलूरमेंट के लिए आगे बढ़ता है, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, वो उसे क्या कर लेती है, बंद कर देती है, एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और तभी फिर हर चीज़ क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, यानी कि वो उस माया रूपी जाल में से निकल ही नहीं पाता। The world had of course never been very kind to him, किसके लिए, वेगाबॉन्ड के लिए, किसके लिए, वेगाबॉन्ड के लिए।
यानी इसको हिंदी में क्या कहते हैं, घुमक्कड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, घुमक्कड़। तो देखिए द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, कभी भी उसके लिए वर्ड दयालुता पूर्वक नहीं रहा, यानी कभी भी वर्ल्ड में किसी व्यक्ति ने इसके प्रति दया नहीं दिखाई। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, यानी इस तरीके से जैसे कि ऊपर सोच रहा था, दुनिया की तुलना किससे कर रहा था, चूहेदानी से कर रहा था। तो साफ साफ कह रहा है कि द वर्ल्ड had of course never been very kind to him, so it gave him unwanted joy means unlimited joy to think ill of it, यानी दुनिया के बारे में बुरी बुरी बातें सोचने से उसे थोड़ा सा अनवांटेड जॉय मिलता था। अनवांटेड का मतलब अनलिमिटेड जॉय मिलता था। क्यों, वो दुनिया के बारे में भला बुरा क्यों सोचता था? Why did he think ill about the world? Because you know the world had of course never been very kind to him, वो उसके लिए कभी दयालुता पूर्वक रहा ही नहीं, यानी कभी भी इस वर्ल्ड ने उसे शेल्टर नहीं दी, कभी भी इस वर्ल्ड ने उसे कंफर्ट नहीं दिया, इसीलिए वो दुनिया के बारे में हमेशा भली बुरी चीज़ें सोचता रहता था और ये उसका एक टाइम पास करने का अच्छा तरीका बन गया था। ठीक है, ड्यूरिंग मैनी ड्रेनी प्लॉटिंग्स, यानी बहुत सारी बोरिंग यात्राओं के दौरान इस तरीके से सोचना उसका एक अच्छा टाइम पास का तरीका बन चुका था। टू थिंक ऑफ पीपल, उन लोगों के बारे में सोचना, ही न्यू, जिनको वो जानता था, हैड लेट themselves बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर, यानी जिन्होंने अपने आप को जानबूझ करके उस खतरनाक से जाल में फंसा लिया है, एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, और उन लोगों के बारे में सोचना जो अभी भी उस लालच में फंसने के कगार पर है, यानी जो उस लालच में फंसने के लिए क्या कर रहे हैं, उस बेट के चक्कर लगा रहे हैं, सर्कल काट रहे हैं। ठीक है, खैर ये तो चलो उसकी बेसिक सी फिलोसॉफी हो गई। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर वो खुद ही अपने जो लाइफ है ना, और उस लाइफ में सेल्मा लेवल ऑफ ये चीज़ें बताना चाहती है कि किस तरीके से जो कॉमन थीम है ना जो चलती है कि एसेंशियल गुडनेस इन अ मैन, ठीक है, किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर एसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन्ड थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव, वो चीज़ें अब आपको देखने को मिलेंगी। देखिए कहानी शुरू होगी आपके इस वेगाबॉन्ड से ही। ठीक है, वेगाबॉन्ड कह लो या फिर इसको क्या कह सकते हैं, इसको अलग अलग नाम से पुकारा गया है, पैडलर भी कहा गया कई जगह पर, और कई जगह पर इसको क्या कहा गया है, ट्रैम्प भी कहा गया है। ठीक है, तो पैडलर, ट्रैम्प, वेगाबॉन्ड ये सब इसी के नाम है, और कई जगह तो इसके लिए क्या यूज किया गया है, गेस्ट यूज किया गया है, गेस्ट यूज किया गया है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। खैर देखिए, one dark evening as he was trudging along the road, trudging means walk with difficulty, what is the meaning of trudging, walk with difficulty, यानी जब कोई व्यक्ति थक जाता है ना, अब उसकी कॉमन लाइफ शुरू हो चुकी है वेगाबॉन्ड की। कॉमन लाइफ यानी कि चूहेदानी बेचता, फिर शाम को कहीं जाता, किसी से परमिशन लेता और शेल्टर लेके और स्टे कर लेता, तो वही रूटीन शुरू हो गया। देखिए, one dark evening as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside, यानी रोड के सहारे उसे क्या देखी, ग्रे कलर की एक कॉटेज दिखाई दी, छोटी सी कॉटेज। कैसे समझिए इस लाइन को, यानी एक इवनिंग जब वो थका हारा चल रहा था, तभी उसने जो है रोड के सहारे एक ग्रे कलर की छोटी सी कॉटेज देखी। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, और उसने कुछ रात वहाँ रुकने के लिए शेल्टर मांगी, दरवाजा नॉक करके। नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड, यानी उस व्यक्ति को किसी ने भी रिफ्यूज नहीं किया। इंस्टेड ऑफ द सार फेसेस व्हिच ऑर्डिनरी मैच हिम, द ओनर हु वाज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड वाज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन एज लोनलीनेस, यानी जनरली क्या होता था कि जनरली व्हेनेवर ही वांटेड टू गेट शेल्टर, कहीं भी जाता था शेल्टर लेने के लिए, ही वाज क्रॉस एग्जामिन्ड एंड ही वाज रिफ्यूज्ड टू गिव शेल्टर, उसे शेल्टर देने से क्या कर दिया था, मना कर दिया जाता था। बट यहाँ पर ओल्ड मैन ने देखिए ना तो रिफ्यूज किया, शेल्टर देने से मना नहीं किया, यानी उसने शेल्टर दे दी। इंस्टेड ऑफ द सावर फेसेस, यानी उस गंदे से, उन गंदे से चेहरे जो अक्सर उसे शेल्टर देने से मना कर देते थे, ठीक है, उसकी ऑर्डिनरी लाइफ में। तो ये जो आदमी था ना, ही बिकेम हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, यानी ये बंदा तो उल्टा खुश हुआ कि उसे अपने अकेलेपन में टाइम पास करने के लिए एक व्यक्ति मिल गया जिसके साथ आराम से वो बातें कर सकता है। ठीक है,
तो ओल्ड मैन ने उसे शेल्टर दी, शेल्टर दे के खुश हुआ। खुश क्या हुआ? बिकॉज ही गॉट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, क्योंकि उसे अपनी लोनलीनेस में कोई व्यक्ति बात करने के लिए मिल गया था, इसीलिए वो खुश हुआ। खैर इमीडिएटली ही पुट द पोरिज पॉट ऑन द फायर एंड गेव हिम सपर, यानी तुरंत ही उस व्यक्ति ने पोरिज पॉट को फायर के ऊपर रख दिया, चूल्हे के ऊपर रख दिया, ठीक है। एंड ही गेव हिम सपर, और उसने उसे क्या दिया? सपर दिया। सपर यू अंडरस्टैंड? आई थिंक समझते हम। सपर होता है इवनिंग मील। क्या होता है? इवनिंग मील होता है, ठीक है। Let me check whether it is visible or not. Yeah, it's visible, quite visible, no problem. तो सफर समझ गए होंगे, इवनिंग मील होता है, शाम के टाइम का हम जो होगा खाना खाते हैं, दैट वी कॉल सफर। अच्छा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सफर एंड डिनर। यू नो डिनर वी टेक लेट नाइट एंड डिनर contains several vegetables and several items while it is simple meal। जो सफर की बात करें तो ये क्या होता है? सिंपल मील होता है, इसमें हार्डली एक सब्जी होती है, हार्डली एक ही सब्जी होती है और चपाती होती है बस, दैट वी कॉल सफर। तो उसने उसे क्या दिया? सफर दे। देन ही कार्व्ड ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल, यानी फिर उसने क्या किया? अपने तंबाकू के रोल में से इतना बड़ा पीस काटा जो कि इनफ था उसके खुद के हुक्के के लिए और उसके गेस्ट के हुक्के के लिए। यहाँ पर गेस्ट कौन है? पैडलर है, यानी वेगाबॉन्डी गेस्ट है, वो ट्रैम्प ही गेस्ट है। पाइप का मतलब यहाँ पर हुक्का है। फाइनली ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड एमजोलिस, यानी तुरंत उसने उसके बाद में खाना खाया, खाना खाने के बाद था हुक्का पिया, हुक्का पानी पीने के बाद में ही ब्रॉट अ पैक ऑफ कार्ड्स, पहले क्या है? कार्ड का पैकेट लेकर आया, एंड प्लेड एमजोलिस, और उसने क्या खेला? एमजोलिस। एमजोलिस इट इज अ कार्ड गेम। क्या है ये? कार्ड गेम, ठीक है। देखिए ये डॉट दिख रही है ना, ये डॉट जो जगह जगह लोग के नाम में भी आ रही हैं और यहाँ भी 3 डॉट्स आ रहे हैं। 3 डॉट्स इसीलिए एक्चुअली में किसी वर्ड को स्पेशल प्रोनाउंसिएशन देने के लिए, खास करके ओ से पहले ही रखा जाता है, ठीक है। तो किसी भी वर्ड को स्पेशल प्रोनाउंसिएशन देने के लिए हम क्या करते हैं? उसके ऊपर सब 3 डॉट लगा देते हैं। इन 3 डॉट को क्या कहते हैं? सर्कमफ्लेक्स कहते हैं। कई बार ये भी लग जाता है, ये भी सर्कमफ्लेक्स है। और बेड टाइम तक, यानी जब तक बेड टाइम नहीं होगा, जब तक दोनों के सोने का टाइम नहीं होगा, तब तक उन्होंने क्या खेला? एमजोलिस का गेम खेला। किस किस ने खेला? क्रॉफ्टर ने और पैडलर ने। किस किस ने? क्रॉफ्टर एंड पैडलर बोथ प्लेड द गेम ऑफ एमजोलिस टिल देयर बेड टाइम, यानी बिस्तर पर जाने के टाइम तक उन्होंने जो है एमजोलिस का गेम खेला। The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. Crofter was as kind with his tobacco and porridge as with his confidence. यानी जितना वो टोबैको को लेकर के या फिर पोरिज को लेकर के या उसके सफर को लेकर के जेनरस था, वो उतना ही अपने कॉन्फिडेंस को लेकर भी जेनरस था। कौन? क्रॉफ्टर। क्रॉफ्टर वो है द पर्सन हु गिव शेल्टर टू द पैडलर, जिसने पैडलर को क्या दी है? शेल्टर दी है। तो सिंस ही इज अ जेनरस मैन, ही वांटेड टू ओपन ईच एंड एवरी काइंड ऑफ थिंग्स इन फ्रंट ऑफ हिज गेस्ट, ठीक है। वो सारे कॉन्फिडेंस से जितनी भी चीजें उन सबको पैडलर को दिखा रहा है, और सिंपल सा बंदा है। The guest was informed at once that in his days of prosperity his host had been a crofter at Ramshaw Iron Works, यानी अचानक से जो है क्रॉफ्टर ने इन्फॉर्म किया था पैडलर को। किसको इन्फॉर्म किया था? पैडलर को इन्फॉर्म किया था दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी, कि अपनी प्रॉस्पेरिटी के दिनों में, किन दिनों में? प्रॉस्पेरिटी के दिनों में हिज होस्ट, उसका जो होस्ट था ना, होस्ट कौन है यहाँ पर? होस्ट यहाँ पर क्रॉफ्टर ही है। कौन है? यानी हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्टर, क्या हुआ करता था? क्रॉफ्टर हुआ करता था। कहाँ पर? रैमशो आयरन वर्क्स में। कहाँ पर? रैमशो आयरन वर्क्स। मैं बताता हूँ इसके पीछे की कहानी।
रेम्सो आयरन वर्क्स इज द नेम ऑफ आयरन मिल, जो कहाँ पर है, रेम्सो में है। कहाँ पर है, रेम्सो में है, ठीक है। रेम्सो एक प्लेस का नाम है, क्या है, प्लेस का नाम है, और वहाँ पर जो आयरन मिल है उसको नाम दिया है रेम्सो आयरन वर्क्स, ठीक है। इसको चलाया जाता है और चलाया जाता था एक प्रोमिनेंट आयरन मास्टर के द्वारा। किसके द्वारा, प्रोमिनेंट आयरन मास्टर के द्वारा। तो ये जो बंदा है वो क्या था, रेम्सो आयरन वर्क्स में एक क्रॉफ्टर था। क्या था, क्रॉफ्टर। अच्छा, क्रॉफ्टर वो बंदा होता है जो किसी दूसरे की जमीन पर काम करता है। तो ये आयरन वर्क्स की जो जमीन थी उस पर काम करता था ये ओल्ड मैन, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार इसको क्या कह रहा था, तब से क्रॉफ्टर कह रहा था। तो समझ गए क्रॉफ्टर में क्यों कह रहा था, बिकॉज अर्लियर ही हैड बीन अ क्रॉफ्टर एंड ही यूज्ड टू वर्क एज अ क्रॉफ्टर एट रेम्सो आयरन वर्क्स। समझ गए होंगे अब। एंड हैड वर्कड ऑन दैट लैंड, और उनकी लैंड पर काम करता था। Now that he was no longer able to do day labor, since he cannot do day labor, it was his cow which supported him. Yes, that Bossy, B-O-S-S-Y. Bossy एक लैटिन वर्ड है which means cow. क्या मतलब होता है, काव होता है। अब ये कह रहा है कि अब वो जो डे लेबर नहीं कर सकता था, तो अब उसके पास एक काव है जो उसे क्या करती है, सपोर्ट करती है। बोसी वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी गाय थी। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, यानी वो इतना दूध दे सकती थी कि वो उसे कहाँ पर ले जाता था, क्रीमरी। क्रीमरी यहाँ पर डेयरी को यूज किया गया है। इसके लिए यूज किया गया है, डेयरी के लिए यूज किया गया है। हम लोग क्या समझते हैं, डेयरी समझते हैं, लेकिन ये लोग क्या कह रहे हैं, इसको क्रीमरी कह रहे हैं, ठीक है। And last month he had received all of 30 kroner in payment. और लास्ट मंथ जो है उस बोसी का मिल्क बेच करके उसे कितने kroner रिसीव हुए, 30 kroner। कितने, 30 kroner। अच्छा, the stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame. The peddler, the guest, the stranger, एक ही के लिए जो है, must have seemed incredulous। कैसा लगा होगा, incredulous लगा होगा। देखिए कैसा दिखाई दिया होगा, इनक्रेडुलस लगा होगा। इनक्रेडुलस का मतलब होता है वन हू डजंट ट्रस्ट, जो क्या नहीं करता, ट्रस्ट नहीं करता, उसे क्या कहते हैं, इनक्रेडुलस कहते हैं। तो जो पेडलर जो है, क्रॉफ्टर को जरूर इनक्रेडुलस लगा होगा, इसीलिए वो क्रॉफ्टर उठ करके जो उसकी विंडो की कील से एक छोटा सा लेदर का वॉलेट टंगा हुआ था उसको लेकर के आया और उसमें से मुड़े हुए 10 kroner के 3 बिल निकाले। 3 बिल्स का मतलब है यहाँ पर 3 notes of 10 kroner he took off from the pouch and showed it to the stranger। किसको दिखाए, स्ट्रेंजर को दिखाए, ठीक है। These he had up before the eyes of the guest। इन क्रोनर को उसने अपनी आंखों के सामने रखा, गेस्ट की आंखों के सामने यानी स्ट्रेंजर की आंखों के सामने। नॉडिंग नोइंगली यानी स्वीकृति दिखाते हुए, एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, और फिर से वापस जो है उन 30 क्रोनर को उसने जो है उसी वॉलेट में रख दिया और उस वॉलेट को कहाँ पर लटका दिया, विंडो फ्रेम से लटका दिया। कहाँ पर लटका दिया, विंडो फ्रेम से लटका दिया। ये था एक चारा, जिसे हम क्या कह रहे थे इतनी देर से, BAIT, बेट वर्ड यूज कर रहे थे ना, तो ये यही बेट था, ठीक है। और इस तरीके का बेट अगर आप ऐसे व्यक्ति को दिखाएंगे जो छोटी मोटी चोरियां किया करता है, तो आपको पता है कि वो किसी भी कीमत पर छोड़ेगा नहीं। ये चीज़ तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि द पेडलर वॉज अ थीफ ऑल्सो, वो चोर भी था। और अब क्रॉफ्टर ने उसे ये सारी चीज़ें दिखा ही दी, तो अब तो उसकी बात बनेगी। देखो क्या होता है आगे। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गॉट अप इन गुड सीजन, क्रॉफ्टर एंड पेडलर गॉट अप इन गुड सीजन।
द क्रॉफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ एज ही हैड टू मिल्क हिज काउ, समझ रहे होंगे, दूध निकालना था गाय का। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप। अच्छा, पैडलर ने जरूर ये सोचा होगा कि उसे अब घर में अंदर नहीं रहना चाहिए, बिस्तर में नहीं पड़े हुए रहना चाहिए, जब घर का मालिक खुद ही उठ चुका है। अच्छा, दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, दोनों क्रॉफ्टर एंड पैडलर। द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर एंड पुट द कीज इन हिज पॉकेट में रख ली। The man with the red trap said goodbye and thank you, and thereupon each went his own way. Man with the red trap said goodbye and thank you for the shelter he gave, and thereupon each went his own way. यानी दोनों अपने अपने रास्ते पर चल पड़े। क्या क्या रास्ते थे उनके, देखिए। क्रॉफ्टर कहाँ गया था? टू मिल्क हिज काउ, ठीक है। और पैडलर कहाँ गया था? टू सेड हिज रेड, ठीक है। दोनों ने साथ साथ घर छोड़ा, पैडलर ने और क्रॉफ्टर ने क्या किया? ताला लगा दिया। But half an hour later, the red trap peddler stood again before the door. 30 मिनट के बाद में ये बंदा पैडलर जो फिर से खड़ा हुआ था, कहाँ पर? क्रॉफ्टर के घर के पास। कहाँ पर खड़ा हुआ था? क्रॉफ्टर के घर के पास खड़ा हुआ था। He did not try to get in, however, उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की। He did not try to get in, he only went up to the window, smashed a pane, वो सिर्फ विंडो के पास गया। स्मैश द पेन यानी ब्रोक अ पेन, यानी खिड़की के पलड़े को उसने क्या कर दिया? तोड़ दिया। स्टक इन हिज हैंड एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 kroner, यानी उस पाउच पर अपना हाथ पहुंचा दिया, यानी उस पाउच को अपने हाथ से ग्रैब कर लिया जिसमें क्या रखे हुए थे? 30 kroner रखे हुए थे। ये बात तो पहले, बैकग्राउंड तो पहले ही बन चुका था, उसका रास्ता तभी साफ हो गया था जब उसने, यानी कि क्रॉफ्टर ने उसे 30 kroner दिखा दिए थे। तो चोर को आप चीज़ें दिखाएंगे तो चोर छोड़ेगा थोड़ी। बट देखिए कहानी के अंदर थोड़ा ट्विस्ट है, अभी और देखते जाइए। चोरी तो खैर होगी, कोई बात नहीं है। He took the money and thrust it into his own pocket, ले ली और जेब में डाल ली अपनी में। Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. बड़ी केयरफुली तरीके से उसने उस पाउच को टंगा दिया और अपने रास्ते चल पड़ा। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. जैसे ही पैसे को लेकर के जा रहा था ना, तो अपनी स्मार्टनेस पर बहुत खुश हो रहा था, बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था कि मैंने बुड्ढे को किस तरीके से बीकूल कर दिया, किस तरीके से मैंने उसके चूना लगा दिया। इन सारी चीज़ों पर वो क्या हो रहा था? खुश हो रहा था। He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway. आपको पता है कि whenever a person steals something, the person does not dare to walk on the public highway. The same thing happened with the peddler also. यानी पब्लिक हाईवे पर चलने की उसने हिम्मत नहीं की, but must turn off the road into the woods, और वो जंगल की ओर जाने के लिए रोड ले लिया उसने। During the first hours this caused him no difficulty, यानी इनिशियल आवर्स में तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। Later in the day it became worse, बट बाद में ये उसके लिए कैसा हो गया? बहुत ज़्यादा सिचुएशन खराब हो गई थी। For it was a big and confusing forest which he walked and walked without coming to an end, which मैं लाइन छोड़ गया एक, यानी एक बिग और कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट था which he had gotten into, जिसमें वो फंस चुका था। He tried to be sure to walk in a definite direction. पैडलर ने खूब सारी कोशिश की थी कि वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में चले, but the path twisted back and forth so strangely, यानी इतने अजीब तरीके से रास्ते एक दूसरे से कटे हुए थे। He walked and walked without coming to the end of the wood, कि वो घूमता ही रहा चलता रहा, but he could not reach at the end of the wood, यानी वो किनारे पर नहीं आ पाया। कौन? पैडलर, क्योंकि सारे के सारे रास्ते कैसे थे? इंटरकनेक्टेड थे।
क्या हो रखे थे, इंटरकनेक्टेड हो रखे थे। एंड फाइनली ही रियलाइज दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, यानी फाइनली उसे ये फील हो गया था कि वो इतनी देर से फॉरेस्ट के एक ही जगह पर घूम रहा है, वो बाहर तो आ ही नहीं पा रहा। ये चीज़ उसे रियलाइज हो गई थी, क्योंकि द फॉरेस्ट वो जस्ट लाइक अ मेज, किसकी तरह था, मेज की तरह था। मेज यानी MEZE, क्या होता है मेज, मेज होती है भूल भुलैया, क्या होती है, भूल भुलैया होती है, ठीक है। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स, तुरंत ही उसने अपने खुद के थॉट को रिकॉल किया। कौन से थॉट, थॉट दैट द वर्ल्ड इज अ बिग रैट ट्रैप। अब समझ गया कि मैं खुद भी इसमें फंस गया, क्योंकि उसे लालच मिल गया था ना, वो बुढ़े के घर में उसे क्या दिख गया था, BAIT बेट, अलूरमेंट दिख गया था, 30 क्राउन क्या थे उसके लिए, बेट थे, क्या थे, बेट, ठीक है। तो उस बेट के लालच में आकर के खुद भी जो है संसार रूपी चूहेदानी में फंस गया। खैर, एंड द रेड ट्रैप्स नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, अब तो उसकी खुद की बारी आ गई थी फंसने की। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ बेट, यानी खुद ने उसने अपने आप को मूर्ख बना दिया एक बेट के लिए, एक थोड़े से चारे के लिए। एंड हैड बीन कॉट, और वो फंस चुका था। द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेस, ये पूरा का पूरा फॉरेस्ट अपने ट्रंक्स के साथ, ब्रांचेस के साथ, इट्स थिकेट्स यानी इसकी झाड़ियों के साथ, एंड फॉलन लॉक्स, और फॉलन लॉक्स के साथ, क्लोज्ड इन अपॉन हिम लाइक एन इम्पेनिट्रेबल प्रिजन, ने उसको इस तरीके से बंद कर लिया था कि मानो कि ये क्या हो, अभेद प्रिजन हो। इम्पेनिट्रेबल प्रिजन होती दैट कैन नॉट बी पेनिट्रेट, जिसे क्या नहीं किया जा सके, पेनिट्रेट नहीं किया जा सके, यानी जिसके थ्रू बाहर आया नहीं जा सके, या जिसके थ्रू एक एंड से दूसरे एंड तक नहीं जाया जा सके। यानी ये फॉरेस्ट उसे क्या लगने लग गया, अपने ट्रंक्स और थिकेट्स के साथ साथ ये लगने लगा इम्पेनिट्रेबल प्रिजन है, फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, जिससे वो कभी भी जो है एस्केप हो ही नहीं सकता। कौन नहीं एस्केप हो सकता, पैडलर। इट वॉज लेट इन दिसंबर, ये जो पूरी की पूरी घटना है वो कब की है, दिसंबर की है। कब की है, दिसंबर की घटना है। दिसंबर की घटना तो ऑब्वियसली क्या हो रही होगी, सर्दी हो रही होगी, और सर्दियों में जब कोई बंदा इस तरह से फॉरेस्ट में फंस जाए तो आप कंडीशन समझ सकते हैं ना कि क्या बीत रही होगी। एक तरफ तो भूख और दूसरी तरफ सर्दी, क्यों क्या बताया, घर से आया, इधर उधर घूमा भटका, जंगल की तरफ आ गया, जंगल की तरफ जंगल में फंस गया, उसके बाद निकल ही नहीं पाया, तो भूखा है, प्यासा भी होगा और सर्दी भी होगी, कपड़े तो थे ही नहीं, रजाई गद्दे तो थे ही नहीं उसके पास, क्योंकि ट्रेन पे। It was late in December, darkness was already descending over the forest. This increased the danger and increased also his gloom and despair. खतरा बढ़ता चला जा रहा था, उसकी gloom और despair भी बढ़ती चली जा रही थी। Finally he saw no way out and sank down on the ground. Finally कोई रास्ता नहीं दिखा बाहर जाने का, and sank down on the ground, और जमीन में लेट गया। Tried to death, tired to death, यानी इतना थका हुआ था कि मौत जैसे हालात लग रहे थे। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मूवमेंट हैड कम, और ये सोचने लग गया कि अब तो उसका अंतिम समय आ गया है, क्योंकि खुद ही जो चूहेदानी में फंस गया और अब वो इस चूहेदानी से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा। इन सारी चीज़ों के बारे में वो क्या कर रहा है, सोच रहा है। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही उसने ग्राउंड पर अपना सिर टिकाया ना, रखा ना, he heard a sound, a hard regular thumping, ने क्या सुनी, a hard regular thumping, थम्पिंग कहते हैं किसी चीज को बीट करने की आवाज, ठीक है, यानी एक्चुअली में ये थम्पिंग थी हथौड़े वगैरह की आवाज थी, रेगुलर थम्पिंग। देयर वॉज नो डाउट एज टू व्हाट दैट वॉच, यानी कोई इस बात में संदेह नहीं था, एज टू व्हाट दैट वॉच, यानी जो चीज़ थी उसको लेकर कोई संदेह नहीं। दैट मीन्स देयर वॉज थम्पिंग साउंड था। ही रेज्ड हिमसेल्फ,
खड़ा हो गया। Those are the hammer strokes from an iron mill। ये जो आवाज आ रही थी ना थम्पिंग की, वो किसकी थी? हैमर स्ट्रोक फ्रॉम एन आयरन मिल। कहाँ से आ रही थी? हैमर स्ट्रोक फ्रॉम एन आयरन मिल, यानी किसी आयरन मिल से हथौड़े के ठोकने वगैरह की आवाज आ रही थी। He thought there must be people nearby। और उसे ये भी लगा कि यहाँ पर जरूर लोग होंगे। कि someone all strength, पूरी ताकत को गैदर किया, got up, खड़ा हुआ, and staggered in the direction of the sound and started walking with difficulty in the direction of the sound। staggered का मतलब होता है walk with difficulty। क्या मतलब है? ये staggered, plowed, ये सब किसके लिए हैं? ये अलग अलग तरह से चलने के लिए। जैसे कोई व्यक्ति भूखा है और थका हुआ है तो उसके लिए स्टैगर्ड यूज कर लेते हैं, ठीक है। या व्यक्ति कोई चल चल के थक गया तो उसके लिए प्लॉड यूज कर लेते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट वर्ड्स को यूज कर लेते हैं। यानी फाइनली थका हारा कमजोर सा बंदा जो है उस साउंड की डायरेक्शन में चल रहा है। अच्छा, द रैमशो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज डाउन, यानी जितने भी रैमशो में आयरन मिल थे जो हाल ही में क्या हो गए हैं? बंद हो गए हैं। पहले तो इस बात को समझिए आप, रैमशो देखिए नेम ऑफ प्लेस है। क्या है? नेम ऑफ अ प्लेस है। और यहाँ पर क्या है? आयरन मिल है। क्या है? आयरन मिल है। इनको मिलाकर के क्या कहते थे? रैमशो आयरन वर्क्स। क्या कहते थे दोनों को मिलाकर के? रैमशो आयरन वर्क्स कहते हैं, ठीक है। जो अभी क्या हो चुके हैं? बंद हो चुके थे। नॉट सो लॉन्ग हो, ज्यादा टाइम नहीं हुआ बंद हुए, स्टोरी के टाइम पे चलते थे, लेकिन अभी क्या हो गए? बंद हो चुके हैं। अ लार्ज प्लांट विद स्मेल्टर रोलिंग मिल, यानी बहुत बड़ा लार्ज प्लांट था, बहुत बड़ा प्लांट था। इसमें क्या थी? स्मेल्टर थी, रोलिंग मिल थे, एंड फॉर्ज, यानी ढलाई करते। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्जेस, गर्मियों के टाइम पर क्या होता था कि भारी सामान से लदी हुई बार्जेस, बार्जेस होती हैं बोट्स। क्या होती हैं? बोट्स। एंड स्काउट्स स्लिप डाउन इन द कैनल विच लेड अ लार्ज इनलेट लेक, यानी कैनल में चलती थी जो कहाँ जुड़ जाती थी? कोई बड़ी लेक से जुड़ जाती थी। एंड इन द विंटर टाइम, और सर्दियों में क्या होती है? यानी गर्मियों में तो बड़ी बड़ी भारी भरकम सामान से लदी हुई नाव जो है कैनल से होकर के कहाँ जाती थी? कैनल में जाती थी। जो कैनल कहाँ कनेक्ट हो जाती थी? लेक में कनेक्ट हो जाती थी, ठीक है। एंड इन द विंटर टाइम, और सर्दियों के टाइम पे क्या होता था? द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट, यानी मिल के पास वाले जो रोड होते थे ना वो क्या हो जाते थे? काले हो जाते थे। किसकी वजह से? क्योंकि जो प्लेट्स वगैरह होते थे जिनमें चारकोल आता था वो उनमें छन छन करके नीचे गिर जाता था, जिसकी वजह से पूरे रास्ते क्या हो जाते? काले हो जाते थे। The roads near the mill were black from all the coal dust which shifted down from the big charcoal crates, ठीक है। सो ये चीज है, यानी कि समर टाइम में तो क्या होता था कि भारी भरकम सामान से लदी हुई बोट्स जो है कैनाल से होकर के लेक तक जाती थी, ठीक है। यानी पहले तो कैनाल में जाती थी और कैनाल कहाँ तक ले जाती थी? उनको लेक में कनेक्ट कर देती थी। और सर्दियों में क्या होता था कि सर्दियों के टाइम पर जो चारकोल की क्रेट्स आती थी उन क्रेट्स में से छन छन करके जो काली धूल जो है गिर जाती थी, उसकी वजह से जो मिल के आसपास वाले जो रास्ते होते थे वो कैसे हो जाते थे? ब्लैक हो जाते थे। कैसे हो जाते थे? ब्लैक हो जाते थे। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। If you like the video, please do subscribe it. Thank you.